Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जो पेपर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का एग्ज़ाम है और हेल्ड ऑन, इसकी जो डेट थी ये एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई 2019 और शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है। शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 हेल्ड ऑन 9th of July 2019 इन शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो जैसे कि हम लोग हर पेपर बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल उसी रिदम में, उसी फ्लो में इस पेपर को भी बहुत बढ़िया तरीके से हमको डिस्कस करना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना बढ़िया सा आया हुआ है। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1.0025 प्लस 6.25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.0025 प्लस 0.95 इच। कह रहे हैं इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो क्या, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1.0025 प्लस 6.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.0025 प्लस 0.95, सही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको तो ऐसे लिख देंगे 1.0025 प्लस, ध्यान दो यहाँ 6.25 लिखा, मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ 10⁻⁻6 है। तो 2 डिजिट ये और 10⁻⁻6 है, मतलब डिवाइड करेंगे तो 6 प्लेस और नीचे चला जाएगा, तो 6 ये 2 ये 8। मतलब जो डेसिमल आएगा वो डेसिमल के नीचे 8 डिजिट आने चाहिए, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00000 1 2 3 4 5 हो गए और ये पूरी नंबर लिख देंगे 625। देखिए डेसिमल के नीचे 8 डिजिट हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में भाई, 6 ये हो गए और डेसिमल के नीचे 2 डिजिट ये थे, तो 6 और 2 8। मतलब फाइनली डेसिमल के नीचे कितने डिजिट होने चाहिए थे, 8 डिजिट होने चाहिए। तो बस उस अकॉर्डिंग इसको लिख दिया गया। तो ये हो गया अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.95, 00 की जगह 95 हो गया और 25 एडजिटिज हो गया। तो ये हो गया आपका, क्लियर है ना। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1.0025 लिखा है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट, तो ये हो गए 1 2 3 4 डिजिट हो गए। आगे इतना और बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1.0025, 4 डिजिट तक मेंटेन हो गए ना। अब लास्ट में 0625 बचेगा, 0625 अपॉन 0.9525 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 1.0525, है ना। 1.0525 बस डिवाइड करना था, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.0525। और 1.0525 देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत समझने वाला क्वेश्चन था। किस तरीके से किया गया वो इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो ध्यान से देखो, डेसिमल के नीचे 2 डिजिट थे और यहाँ 10⁻⁻6 थी। जब पावर माइनस में होती है और डेसिमल के नीचे कुछ डिजिट होते हैं तो दोनों को ऐड करके डेसिमल के नीचे उतने डिजिट हो जाते हैं। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। मतलब डेसिमल के नीचे कितने डिजिट होने चाहिए, 8। तो 1 2 3 4 5 0 लगा दिए और 3 डिजिट ये थे 625, तो डेसिमल के नीचे 8 डिजिट हो गए। फिर जब इसको हमने किया तो कितना हो गया, डेसिमल के नीचे यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के नीचे 2 डिजिट हैं,
तो यहाँ पर 2 डिजिट को यहाँ पर 0 0 से फिल कर देंगे तो 95 यहाँ पे आ गया, 25 एज इट इज, तो ये बन जाएगा 0.9525। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय इतना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 1.0525। क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 3x प्लस 1 क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का क्यूब इक्वल 6, 3x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 देन x इज इक्वल टू। कह रहा है यदि 3x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का क्यूब इक्वल 6, 3x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 है तो x का मान क्या। बहुत बड़े ये भी क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, 3x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का क्यूब, 2x माइनस 4 का क्यूब इक्वल 6, 3x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है ना, ये है बच्चों। देखो ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल होता है 3abc, बट यहाँ पर 6 लिखा है। तो एक काम करते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये 3x प्लस 1 हो गया, ये x माइनस 3 हो गया, ये x माइनस 2 हो गया। क्लियर है। अब देखो 3x प्लस 1 तो यहाँ दिया है, x माइनस 3 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे 2x माइनस 4 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मेंटेन हो जाए कि नहीं। ध्यान समझ रहे हैं, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ 2x माइनस 4 है, तो इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 4। अब जरा मैच करो, ये क्या है a क्यूब, ये क्या है b क्यूब, ये क्या है c क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3। a की जगह देखो ये लिखा है, b की जगह ये लिखा है, ये c की जगह लिखा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3abc हो गया। और जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3abc होता है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc है तो इट मीन्स ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 कर दो, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 कर दो तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 3x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है x माइनस 3, c की वैल्यू क्या है 2x माइनस 4, ये इक्वल क्या हो जाएगा 0। 3x प्लस x, 4x प्लस 2, 6x, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस का 4 3 7 हो गया और प्लस का 1 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 6। तो 6x माइनस 6 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। तो इससे 6x इक्वल क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आ गई 1, और 1 देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखा आपने कितना खूबसूरत शानदार तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत अच्छे से ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ a रेशियो b रेशियो c इक्वल 1:3:5 then what is the value of 4a minus b plus 2c upon 3 of a plus b plus c। कह रहा है a b और c का अनुपात 1:3:5 है तो 4a माइनस b प्लस 2c अपॉन 3a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखें a रेशियो
B रेशियो C इक्वल कितना दिया है 1:3:5 ये दिया है। मीन्स A अगर हम मान लें K है तो B इक्वल क्या होगा 3K हो जाएगा ना, तो C इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 5K। अगर A रेशियो B रेशियो C इक्वल 1:3:5 दिया है तो A अगर K हम मान लेते हैं, लेट कर लिया, A इक्वल क्या है K है, तो B इक्वल क्या होगा 3K, C इक्वल क्या होगा 5K। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे। देन क्या पूछा गया था 4A माइनस B प्लस 2C अपॉन 3A प्लस B प्लस C। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4A की वैल्यू क्या है K, 4 इंटू K माइनस B मीन्स क्या है 3K प्लस 2C, 2 इंटू C की वैल्यू क्या है बच्चों 5K अपॉन 3 तो ऐसे लिख दिया A प्लस B प्लस C मीन्स K प्लस 3K प्लस 5K। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4K माइनस 3K प्लस 5 2 जा 10K हुआ अपॉन 3K प्लस 3K प्लस 5 3 8 1 9K, 3 इंटू 9K हुआ। ये हो जाएगा आपका 4K प्लस 10K 14K माइनस 3K 11K अपॉन 3 9 जा 27K, ये तो आएगा। अब K से K क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 11/27 और 11/27 देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस A B C सबकी वैल्यू रखिए और इसके बाद इसको क्या कर लिएगा, सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर सॉल्व कर लिएगा। और सॉल्व करने में भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। और फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों 11/27। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A, B and C can respectively complete a piece of work in 20, 24 and 30 days respectively, how many days will they take to complete the work if they work together? A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखिए बच्चों, A काम को करता है कितने दिन में, 20 दिन में। B करता है 24 दिन में और C करता है 36 दिन में, है ना। A कर रहा है 20 डेज में, B करता है 24 डेज में और C कर रहा है 36 डेज में। यहाँ पर 20, 24 और 36 का एलसीएम बताओ। 20, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो भाई। 20, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 360। कितना आ जाएगा 360। और जो एलसीएम आया इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। एलसीएम जो आया 360 बाई 360 20 से भी डिवाइड हो जाएगी, 24 से भी डिवाइड हो जाएगी और 36 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एलसीएम जो आया 360 जो एलसीएम आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 360। अब 360 जो वर्क है वो A 20 डेज में कंप्लीट करता है। इट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 360 को 20 से डिवाइड कर देंगे 18। ये काम कितना कर रहा होगा 15 और ये कितना कर रहा होगा 10, है ना। A एक दिन में काम करता है 18, B करता है 15 और C करता है 10। कह रहा अगर सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो बच्चों एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 18 प्लस 15 प्लस 10, 18 15 33 एंड 10 43। एक दिन में कितना काम होगा बच्चों 43। एक दिन में 43 वर्क होगा तो 360 वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो 360 को 43 से क्या कर दो, डिवाइड कर देंगे, है ना। 43 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 43 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। 43 से 360 को डिवाइड करना है 8 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा। 8 3 जा 24 मीन्स 4 2, 8 4 जा 32 एंड 2 34, है ना। कितना बचेगा 16।
तो 8 टाइम्स पूरा पूरा 16 बच रहा है अपॉन 43। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 8 होल एंड 16 अपॉन 43 डेज, है ना, इस तरीके से। और ये देखिए 8 16 अपॉन 43 कहाँ पर दिया है, 8 16 अपॉन 43 हमारा कहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 16/43 दिन। क्लियर है ना। तो बात समझ में आई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, सिस्टम समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना था। यहाँ पर हमने सबसे पहला काम ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी कितना करेगा, सी कितना करेगा, ये निकाल लिया। और इसके बाद जब ये पता चल गया कि कौन एक दिन में कितना काम करता है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में सब मिलकर कितना काम करेंगे। तो सब मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों, सब मिलकर एक दिन में 43 वर्क कर रहे हैं और काम है कितना टोटल 360। तो कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 8 सही 16/43 दिन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। The diagonals of a rhombus are respectively 4 cm and 12 cm. Its area is equal to। किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान। जो सम चतुर्भुज का एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, सम चतुर्भुज का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना, ये होता है फार्मूला। तो देखो यहाँ पर विकर्ण दिए हैं तो 1/2 हो गया। एक विकर्ण कितना दिया है बच्चों, एक विकर्ण दिया है 4 और एक विकर्ण कितना दिया है 12। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 12 2 जा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस सम चतुर्भुज का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड था। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 d1 d2 या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है। तो एक विकर्ण हमें दिया था 4, एक दिया था 12, तो फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 12 कर देंगे। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100। द ब्रेकअप फॉर theory practical project and viva was is 40%, 30%, 20% and 10%. A candidate scored 80% in theory, 70% in practical, 60% in project and 50% in viva was. What was her aggregate percentage? व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 40%, 30%, 20% और 10% है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70%, परियोजना कार्य में 60% और मौखिक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, तो उसको जो कुल एग्रीगेट परसेंटेज बना वो कितना बना। मतलब ये है कि जैसे कोई एक पेपर था उसमें से वो बोल रहा है कि जो थ्योरी है वो 40% है, जो प्रैक्टिकल है वो 30% है, जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा 20% है और 10% वाइवा है। अब इसके बाद फिर इन चारों चीज़ों में कितना कितना परसेंटेज मार्क्स मिले हैं वो बता दिए गए हैं। तो बता रहा है कि अगर टोटल देखा जाए तो उसको कितना परसेंट मार्क्स मिले। देखो टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों, टोटल मार्क्स हैं 100, टोटल मार्क्स 100 है ना। अब इस 100 में बंटवारा क्या है कि 40% क्या है ब्रेकअप थ्योरी, 40% क्या है थ्योरी, 40% थ्योरी है। और थ्योरी में इसको देखो कितना परसेंट मिल रहा है, थ्योरी 40% है और थ्योरी में इसको कितना परसेंट मिल रहे हैं। अ कैंडिडेट स्कोर्ड 80% इन थ्योरी, मतलब 40 नंबर जो है इसका 80% यहाँ पर मिलता है थ्योरी में। ये एक चीज़ हो गई 40 का 80%। अब बात करते हैं थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कितना था 30% का,
30, प्रैक्टिकल में कितने परसेंट नंबर मिले हैं? 70%। 30 का 70% हो गया, हुआ ना। आगे आगे कह रहे हैं, फिर इसके बाद कह रहा था प्रैक्टिकल के बाद प्रोजेक्ट कितना है? 20, तो 20। और प्रोजेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स मिल रहे हैं? प्रोजेक्ट में देखो 60% मार्क्स मिल रहे हैं, तो 20 का 60% हो गया, प्लस बचा वो 10% वाइवा में कितने परसेंट मार्क्स मिल रहे हैं? वाइवा में मिल रहे हैं 50%, वाइवा में कितने मिल रहे हैं? 50%। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 40 का 80% अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना? 32 मार्क्स आ जाएंगे। 30 का 70%, 30 से 21 मार्क्स आ जाएंगे। 20 का 60%, 12 नंबर आ जाएंगे। 10 का 50%, 5 नंबर आ जाएंगे। कुल मिलाकर उसको कितने मार्क्स मिल गए? 2 1 3 2 5 5 10, नहीं कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 3 2 5 5 5 10, 4 4 2 6 6 1 7, है ना। मतलब उसको एग्रीगेट मार्क्स कितने मिले? 70 मार्क्स। टोटल मार्क्स थे कितने? 100, उसमें से 70 मार्क्स मिले हैं, मींस एग्रीगेट जो परसेंटेज बना वो क्या बना? 70%। इस तरीके से उस कैंडिडेट को उस पूरे परीक्षा में कितना एग्रीगेट परसेंटेज बन रहा है? 70%। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस हमें सिस्टमेटिक एक यहाँ से उठाना था, उसका परसेंटेज देख लेना था, फिर दूसरा, फिर दूसरे का परसेंटेज, फिर तीसरा, तीसरे का परसेंटेज, चौथा, चौथे का परसेंटेज। और यही हमने किया है कि पहला वाला जो पार्ट था वो 40 नंबर का बना, उसमें 80% मार्क्स मिले थे, तो 40 का 80%। फिर दूसरा वाला पार्ट 30% मतलब 30 मार्क्स का था, उसमें 70% मिले, तो 30 का 70%। फिर अगला 20 था, उसका 60% मिले, उसमें लास्ट में 10 मार्क्स का वाइवा था, उसमें 50% मिले। बस इसको सॉल्व कर लिया तो 40 का 80% 32, 30 का 70% 21, 20 का 60% 12, 10 का 50% 5, इस तरीके से सभी को ऐड कर दिया तो 70 मार्क्स बने। मीन्स 100 में से उसको कुल मिला के कितने मिले? 70। तो उसका एग्रीगेट जो परसेंटेज बना वो क्या बन गया? 70%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल and it is given that 5 sin theta plus 12 cos theta equal 13, then what is the value of tan theta? यदि थीटा एक न्यून कोण है और 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल 13 दिया गया है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? देखिए 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल 13, है ना, ये दिया। एक काम करते हैं, 13 से सबको डिवाइड कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 5/13 साइन थीटा हुआ, प्लस ये क्या बन जाएगा? 12/13 कॉस थीटा, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया? 1। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है क्या? आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब 1 की जगह 1 तो लिखा है, अब ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो एक साइन थीटा तो ये लिखा है, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा से इसकी कंपेरिजन करोगे तो कॉस थीटा लिखा है, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/13। मीन्स अगर हम इसकी डायरेक्ट कंपेरिजन करें, ऑन कंपैरिजन करेंगे तो इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा इक्वल आ जाएगा आपका 5/13, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 12/13। 12/13 बात समझ में आई? देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या लिखा है? 5/13 साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बचेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 5/13 के, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हो गई। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 12/13 कॉस थीटा करोगे तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर एक बचेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5/13, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13। जब दोनों वैल्यू पता चल गई तो हमसे पूछा क्या गया? tan थीटा। नाउ tan थीटा होता क्या है बच्चों? tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 12/13, 13 से 13 कैंसिल मीन्स 5/12। तो इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12 और 5/12 देखो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5/12। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, समझ गए क्या किया गया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया है 13 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इक्वल 1। अब एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखो ये 1 की जगह 1 लिखा है, इसका मतलब ये चीज़ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी कॉस स्क्वायर थीटा के, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा साइन थीटा इक्वल 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई तो इससे हमें tan थीटा पता चल गया। क्लियर है ना। चलिए, इफ आई ट्रेवल बाई बस आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट लेट and if I travel by car I reach 10 minutes early. If the distance between my home and my office is 25 km, then the difference of the reciprocals of average speed of the bus and the car in second per meter is. यदि मैं बस से यात्रा करता हूँ तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुँचता हूँ, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूँ तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुँच जाता हूँ। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में क्या है। देखिए दूरी कितनी दी है 25 किलोमीटर, फिर एक बार बस से चलता है, एक बार किससे चलता है। एक काम करते हैं लेट कर लेते हैं कि बस की जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड क्या है बच्चों u है, और स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड क्या है v है। स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड क्या है v है ना। तो देखो एक बार 25 किलोमीटर चलता है किससे बस से, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस से चलता है, बस की स्पीड क्या है u। फिर एक बार यही डिस्टेंस कवर करता है किससे कार से, तो कार की स्पीड क्या है ये। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है। देखिए उधर कह रहा है कि 15 मिनट देर हो जाती है, इधर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 15 मिनट ये और 10 मिनट ये 25 मिनट हो गया कि नहीं होगा 25 मिनट। मिनट को घंटे, मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तो 25/60 हो गया हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 25 तो कॉमन हो जाएगा, 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/u माइनस 1/v इक्वल 25/60 हो जाएगा। अब 25 से 25 कैंसिल हो गया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/u माइनस 1/v इक्वल क्या हो जाएगा 1/60 है ना। अब इसको मीटर पर उसमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा। देखिए किलोमीटर की बात कर रहा था तो 1000 और प्रति सेकंड है ना, ये मिनट्स में थे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया था तो घंटे में बन गया। अब एक काम करते हैं, ये 1/60 जो आ रहा है ये देखिए मिनट था, ये 60 से डिवाइड कर दिया था तो मिनट को जब 60 से डिवाइड करो घंटे बन जाएंगे, घंटे को सेकंड में, तो इतने को 3600 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। भाई एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन किलोमीटर में था, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20 कैंसिल हो जाएगा। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10 और 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 1/u माइनस 1/v इक्वल 6/100 मतलब 3/2 से डिवाइड करेंगे 3/50 है ना। तो 3/50 इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/50। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों, और यही पूछा गया है कि देन द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब 1/u था तो उसका रेसिप्रोकल 1/u,
उसकी स्पीड v थी, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/v, उसका डिफरेंस। तो ये पूछा गया था देन द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड कार। तो यही पूछा गया था कि इनकी जो स्पीड है उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या है, तो 1/u माइनस 1/v इक्वल 3/50 आ गया। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो आया था 1/60 ये घंटे थे, घंटे को सेकंड्स में बदलना था तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, और किलोमीटर की जगह हमें मीटर रखना था, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 1000 से डिवाइड कर दिया था। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/50। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या करना था, कैसे करना था। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।